ऐसे भाई को समझा देता हूँ। ये देखें, ये सारा ज़रा मार्किंग्स हटा लेते हैं यहाँ से। इस डब्बे को आप सेलेक्ट करें, इसकी आप सेटिंग्स में जाएं और आप इसमें मिड लाइन जो है ना वो पकड़ लें और बॉर्डर्स भी आप जो है ना वो वाइट कर लें। ठीक है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये इस फेयर वैली गैप की मिड लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये एंडिंग लाइन है। ठीक है जी। तो ये जो मिड लाइन है ना, इसको आईसीटी जो है ना वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहता है। आप इसको मिड लाइन कह लें, कोई कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहने से कोई स्वाब नहीं मिलना। हमें बस समझ में आना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या मीन थ्रेशोल्ड ये चीज़ें क्या होती हैं। तो कोई भी हमारा पीओआई है उसकी मिड लाइन हमने देखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन, मिड लाइन एंड एंड लाइन। ठीक है, तो वो भी हम आएंगे इन चीज़ों के ऊपर कि ये जो मिड लाइन होती है, प्राइस यहाँ से अक्सर औकात आपको रिएक्शन देते हुए नज़र आ रही होती है। इसका क्या मतलब है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो चीज़ें हैं ना, उनको भी पहले हम समझ लें ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई प्राइस कहाँ से कहाँ जाना चाहती है। जी ठीक। तो हम जैसे कि भी डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा है? वो ये है, ये नीचे का। ठीक है, यहाँ से मार्केट को बुलिश होना चाहिए। और जब मार्केट ने इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दी है, देखें ये भी क्लोजिंग आ गई है, ये क्लोजिंग आ गई, देखें। ठीक है, तो इस क्लोजिंग के बाद अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा? मार्केट यहाँ से क्यों रिएक्शन ले रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन क्यों लिया। ठीक है जी ठीक। तो 12 आवर टाइम फ्रेम तक जो हम फिलहाल फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से जो मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप से इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको ये 3 सपोर्ट लेवल्स बताए हैं। कोई भी सपोर्ट लेवल है, जब मार्केट उसको ब्रेक कर देती है तो उसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए, और जब वो रेजिस्टेंस नहीं बन पाता तो उसको रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस बनने से मुराद क्या होती है? रेजिस्टेंस बनने से मुराद ये होती है, देखिए जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, ये तो यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट को चाहिए ये था कि मार्केट इस एरिया में जाती और उसके बाद ये जो स्विंग लो है ना, ये वाला ये जो स्विंग लो बना हुआ है, ये वाला जो ये नीचे वाली वाइट लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये वाली, तो इसको चाहिए ये था कि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इस डब्बे में वापस जाती और इस स्विंग लो से नीचे आके क्लोजिंग देती। ये काम होता है रेजिस्टेंस का। जिस तरह सपोर्ट का क्या काम है? सपोर्ट का काम ये है कि मार्केट सपोर्ट में आए और अब अपना ट्रेंड जो है वो बुलिश की तौर पे कंटिन्यू रखे। ठीक है, मतलब कि मार्केट ऐसे करके ना फिर हाईज बनाती जाए, ये इसको कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस कहते हैं कि इसको कि मार्केट लगे किसी एरिया में, रेजिस्टेंस एरिया में, और अपना लो ब्रेक कर दे, फिर रेजिस्टेंस एरिया में आए, फिर लो ब्रेक कर दे। ठीक है, ये काम होता है रेजिस्टेंस का। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि मार्केट ने जब ये सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग दी है तो अपने रेजिस्टेंस की तरफ गई है, वहाँ से थोड़ी बहुत रिएक्शन भी इसने लिया है, पर क्या नीचे आके स्विंग लो से नीचे आके क्लोजिंग दी है इसने? यहाँ पे फिलहाल नहीं दी, या फिलहाल नहीं दी। तो जब फिलहाल नहीं दी ना इसने, तो ये इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस ये वाला एरिया बन नहीं रहा। तो जब ये रेजिस्टेंस नहीं बन रहा तो हम कहेंगे कि अगर मार्केट ने इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे दी, इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर,
तो ये वाला एरिया रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ये मार्केट ने 2 सुबह कैंडल्स 12-12 घंटे की इसने बनाई, लेकिन जी बिल्कुल। उसके बाद जब दोबारा इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर हम यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये ना रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, ना ही रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो इस एरिया के ऊपर अब फिलहाल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और अब ये मार्केट। ये जी ये वीक पॉइंट बन चुका है। जी, आज भी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा कि ये वीक पॉइंट हो चुका है, ये अब काम हाँ, नहीं ये कर रहा। वीक हो चुका है, इसके ऊपर अब ट्रस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या एज्यूम करेंगे कि अब मार्केट ने क्योंकि रिक्लेम सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दोबारा दे दी है, तो अब मार्केट ने जो लिक्विडिटी इंजीनियर की थी, अब इसको फिर पर्ज कर लेना चाहिए। और लिक्विडिटी हमें नज़र आ रही है कि ये वाला लो मार्केट बना के गई है, और उसके साथ ही एक और लो भी हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि एक सपोर्ट लेवल भी है। तो मार्केट एन मुमकिन है इन दोनों लोज के नीचे ट्रेड हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम अब यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई अब ये सपोर्ट था हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, तो अब इस फेयर वैल्यू गैप के बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा मौजूद है, ठीक है। तो वो भी आपको हम नेक्स्ट लेवल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। तो हमने यहाँ पे एक तो ये देखा कि हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये है, जिसने मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था। उसके बाद एक सपोर्ट लेवल ये है फेयर वैल्यू गैप, जिसमें मार्केट ने ट्रेड करने के बाद ये स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था। और उसके बाद हमारे पास आप ये देखिए कि मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी, ये जो मार्केट ने इंजीनियर की थी, ये वाली ये लोज हैं, ये लिक्विडिटी यहाँ पे पर्ज करने के बाद ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स से ऊपर ने मार्केट ऐसे ट्रेड करके ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी तो बना दिया ना, जी बिल्कुल। ठीक है, जिसको एसएमसी की जुबान में हम ऑर्डर फ्लो कह रहे थे, लेकिन आईसीटी की जुबान में हम इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी का बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो हमने जी एसएमसी के जब स्ट्रक्चर मार्क हम कर रहे थे, तो भी हमने यहाँ पे देखा था कि 12 आवर पे ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल था, ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो था, और ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो था। तो मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में आने के बाद यहाँ से बुलिश हो गई थी। तो अब आप ये देखिए कि मार्केट ने सबसे पहले डिसीजनल ऑर्डर फ्लो से भी रिएक्शन लिया है। ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है, ये देखें, ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है ना हमारा, ये वाला 12 आवर का, और ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है 12 आवर टाइम फ्रेम का। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मार्केट ने एसएमसी के ऑर्डर फ्लोज के एतबार से और आईसीटी के फेयर वैल्यू गैप्स के एतबार से बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन लिया है इन्हीं लेवल्स के ऊपर, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हम यहाँ पे ना 12 घंटे से हम अब जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे के चार्ट पे तो हमने एनालिसिस नहीं करना ना, हमने तो सारे एनालिसिस सारे टाइम फ्रेम्स को अपने साथ अलाइन रखना है, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि मार्केट कहाँ जाना चाह रही है, और हमने इसके ऊपर किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना है तक, और मतलब ट्रेड में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, अब 12 आवर को हम ख़त्म करते हैं यहाँ से। और हम यहाँ आ जाते हैं 8 आवर के ऊपर।
अच्छा, अब सबसे पहले 12 आवर के ऊपर हमने ये देखा था कि ये जो लो था ना, ये वाला, ट्वेल्व आवर पे ये वाले लो से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी हुई थी। यहाँ पे मार्केट की विक थी, ये वाले एरिया पे, ठीक है। 12 आवर पे आए तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये पहली लाइन है 12 आवर की, जहाँ पे मार्केट ने नीचे इस एरिया के नीचे स्वीप किया हुआ है, ठीक है। जी ऐसे 12 आवर पे स्वीप है, लेकिन 8 आवर पे स्वीप नहीं है। ये क्लोजिंग है। 8 आवर पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो इसका क्या मतलब है कि 8 आवर के ऊपर तो मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। अब जब मार्केट ने ये मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने मार्केट को पुश किया है इस स्विंग लो से नीचे? क्या कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप है? तो हमें नजर आ रहा है कि देखें, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3, ये रेड कैंडल नंबर 1, रेड कैंडल नंबर 2 और ये रेड कैंडल नंबर 3 डॉजी कैंडल है ये। तो आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का तरीका क्या है कि कैंडल नंबर 1 का लो और 3 का हाई प्राइसेस आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हो तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और जब फेयर वैल्यू गैप के साथ हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आ जाता है तो हम फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी मार्क कर लेते हैं। ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस जरा हम जूम इन करके चेक कर लेते हैं, तो हमें नजर आ रहा है वॉल्यूम इम्बैलेंस ऊपर भी है। तो अब ऊपर वाला एरिया भी हमने फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्क करना है। अब मार्केट का हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया, तो इस फेयर वैल्यू गैप में देखिए प्राइस आई और उसके बाद स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। तो इसका क्या मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जिसने एक स्विंग लो से नीचे मार्केट को ट्रेड करवाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था जिसमें मार्केट आई थी और एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई थी। ये है हमारे पास सपोर्ट लेवल, पर मार्केट सपोर्ट में जब आया है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर आया है। जी ऐसे ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे मार्केट को बुलिश एज्यूम कर रहे थे और हम ये देखना चाह रहे थे कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे टैप करने के बाद इस स्विंग हाई से ऊपर चली जाए और 4000 पे चली जाए, और मतलब इस तरह की हम कोई एनालिसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि भाई 8 आवर के ऊपर मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हुई है, जो हमने देखा था कि 12 आवर पे तो नहीं थी। 12 आवर पे तो मार्केट ने इसको स्वीप किया हुआ था, उस हिसाब से मार्केट बुलिश थी, पर 8 आवर पे प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है। तो अब अगर हम यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 8 आवर की रेजिस्टेंस तक ही इसको ट्रेड कर पाएंगे, और 8 आवर की रेजिस्टेंस से आप इसको सेल करेंगे तो कहाँ तक सेल कर पाएंगे? आप इसको 8 आवर की सपोर्ट तक इसको सेल भी कर पाएंगे। तो नीचे आपके पास सपोर्ट है, ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर आपके पास ये जो मेन थ्रेशोल्ड एरिया ना, वो मार्क होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी ट्रेड मेन थ्रेशोल्ड टू मेन थ्रेशोल्ड बड़ी आसानी से चल सकती है कि 8 आवर के मेन थ्रेशोल्ड या कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या मिड लाइन से लेके 8 आवर की रेजिस्टेंस की मिड लाइन तक आप आराम से बाय कर सकते हैं, और इस मिड लाइन से नीचे तक आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक दफ़ा ये चीज़ जो है वो बन जाती है, ठीक है। इसलिए मिड लाइन को एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर दफ़ा मेरे ये चार्ट पे मार्क नहीं होते, लेकिन आप इसको टारगेट सेटिंग के हिसाब से ना अपने पास आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस को मिड लेवल के ऊपर जो प्राइस आ रही है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि भाई मार्केट ने यहाँ पे ऐसा क्या काम किया।
अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 आवर में हमें नज़र आ गया कि ये सपोर्ट लेवल था जो 12 आवर पे भी था, पर इस सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आई तो ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो 8 आवर की बेसिस के ऊपर हम यहाँ से अगर बाय करें तो हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक को ही टारगेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम 8 आवर पे ढूंढ लेते हैं। आसिफ भाई माइक का बहुत शोर है आपके, प्लीज इसका ये देखिए हमारे पास इस फेयर वाली गैप में ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है 8 आवर के इस फेयर वाली गैप में। इस फेयर वाली गैप में मार्केट आई और स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल एक 8 आवर टाइम फ्रेम पे अवेलेबल है। अब क्या मार्केट तक पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब आई तो मार्केट ने इसको वॉयलेट कर दिया। तो वॉयलेट करने के बाद इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया और अब यहाँ पे इसको एज अ रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे इसकी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर फ्लो जो है इसका लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव आपको नज़र आएगा। पुल बैक अगर आप देखना चाहें तो यहाँ तक आपका पुल बैक है, ये वाला, ये सारी सिंगल लेग मूव आ रही है आपके पास। तो ऑर्डर फ्लो हमारे पास यहाँ पे आया था, तो मार्केट ने बेसिकली 8 आवर का ऑर्डर फ्लो भी टैप किया, पर 8 आवर की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको मार्केट ने यहाँ पे टैप नहीं किया। तो ये ऑर्डर फ्लो टैप हुआ है हमारे पास यहाँ पे, पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास 8 आवर के ऊपर ये सिचुएशन है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जब मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लेने के बाद जब दोबारा स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे दी, ये स्विंग लो से भी नीचे आ गई ना क्लोजिंग, पहले ये क्लोजिंग आई, उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया में गई और रेजिस्टेंस से बाद फिर दोबारा स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि भाई अब ऐसी क्या चीज़ है जिसने मार्केट को पुश किया है इस स्विंग लो से नीचे ट्रेड करने में। तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई यही है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यही है हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो अब अगर ये वाला रेजिस्टेंस, अब इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि ये देखिए हमारे पास ये एरिया है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, ये एरिया सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। क्या मार्केट ने इस सपोर्ट के नीचे इस स्विंग लो से नीचे तो क्लोजिंग दे दी है, ये क्लोजिंग आ गई है स्विंग लो से नीचे, ठीक है, पर क्या इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग आई है कि नहीं? अब सबसे पहले हमने ये देखना है। तो देखिए मार्केट ने ये विक क्रिएट की, इस विक क्रिएट करने के बाद क्या इस विक से नीचे क्लोजिंग आई है? तो हमें पता चल रहा है कि भाई नहीं आई। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सपोर्ट हमारा अभी भी कंट्रोल में है, ठीक है। 8 आवर का जो सपोर्ट है वो अभी भी वॉयलेट नहीं हुआ है। ये वॉयलेट कब होगा? जब इन विक्स से नीचे क्लोजिंग आएगी। तो इन विक्स से नीचे क्लोजिंग हमें यहां जाके मिल रही है, यहां पे, ठीक है। तो ये सपोर्ट के तौर पे ट्रीट हो रहा था, यहाँ पे मार्केट ने ये नीचे विक्स की मदद से
लिक्विडिटी पर्ज की या एक्स्ट्रा डैमेज किया, और उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी तो अब हम एज्यूम करेंगे कि भाई अब ये वाला एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस के तौर पे शिफ्ट नहीं हुआ था क्योंकि विक आ रही थी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिल रही थी हमें। जिस तरह 12 आवर पे तो हमें नज़र आ रहा था ना कि यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी, तो हमने कहा था सपोर्ट लेवल जो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो काम यहाँ पर 8 आवर पे नहीं हुआ। ठीक है, तो 8 आवर पे मार्केट अभी भी जो है अभी भी सपोर्ट के तौर पे ही काम कर रही थी। ठीक है, तो अब ये दो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पे जो क्रिएट हुई है ना, एक 12 आवर की और एक 8 आवर की, इनको साइमल्टेनियसली अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे, साइड बाय साइड देखने से क्या मुराद है कि आप अगर दोनों का कंबाइंड एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट ने तो यहाँ पे तो सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दे दी है, पर 8 आवर में मार्केट ने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे किसी सपोर्ट लेवल में पहुंच चुकी है, ये वाले एरिया में। अगर तो पहुंच चुकी है तो फिर मार्केट जो है वो बुलिश हो सकती है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो 12 आवर पे क्रिएट हुआ है ये वॉयलेट भी हो सकता है अगर नीचे यहाँ पे सपोर्ट आ गई है तो। ठीक है, तो वो हमने 12 आवर पे देख लिया था कि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग तो दे दी थी, लेकिन मार्केट अपने 12 आवर के एक न्यू सपोर्ट लेवल के अंदर ट्रेड कर गई थी। तो यहाँ से हम ये ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हो सकता है 8 आवर पे मार्केट इस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग ना दे, और 12 आवर की नीचे वाली जो सपोर्ट है वो मार्केट को दोबारा से बुलिश कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो 12 आवर का ये वाला एरिया जो रेजिस्टेंस बनना चाहिए था वो रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और मार्केट ज़्यादा ऊपर जा सकती है। और कितना ऊपर जा सकती है, जो मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है, इसके मीन थ्रेशोल्ड तक तो ऑलरेडी मार्केट जा चुकी थी, तो इस दफ़ा मार्केट उस मीन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, एंड तक भी जा सकती है। तो आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने अल्फाज में लिख लें अभी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लें। अभी हमने सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स अलाइन करने की कोशिश की है, जिसमें एक हमारे पास 12 आवर है और उसके बाद एक हमारे पास 8 आवर है। ठीक है, इन 2 टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके हम यहाँ पर एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम्स आगे ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे, फिर एकदम आपको ना समझ में आनी चीज़ बंद हो जाएगी। तो अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। एहसन भाई, मेरा क्वेश्चन था इस पे। जी जी, ये जो हमने दोबारा जहाँ जिसको स्पॉट बनाया है, वो हम उसको एज ए डिसीजनल ऑर्डर फ्लो लेके कर रहे हैं ना, कि प्राइस हमारे दोबारा स्पॉट में आ रही है? नहीं, अभी हम डिसीजनल ऑर्डर फ्लो तो मैंने वैसे आपको एक दिखा दिया था यहाँ पे। अभी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स के एतबार से इसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतर होगा। मैंने कहा वो पूछ, बाकी ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो मार्केट ने जैसे जो सपोर्ट ली है ना, ये 12 आवर का सपोर्ट आ चुका था यहाँ पे, 8 आवर का तो नहीं आया हुआ, बल्कि 12 आवर का फेयर वैल्यू गैप नीचे सपोर्ट आ चुका हुआ था, वो मैंने आपको मार्क करवाया। सही हो, सही हो। एक दफा दिखा दें सर 12 आवर्स पे इसको किस। हाँ जी, वो क्लियर हो जाएगा सर। 12 आवर पे दिखा दें कि ये वहां पे सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि 8 आवर्स में तो नजर नहीं आ रहा ये। 12 अभी तो दिखाया मैंने आप लोगों को।
ये वो फिर समझ नहीं आया हमने जल्दी से गुजर गया है इसको। शायद। क्या आपने कहा ना कि कोई स्पोर्ट एरिया है, तो देखो ये देखिए, ये मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे नीचे जब ये क्लोजिंग हमारे पास आ रही थी ना, ये वाली, ये 12 आवर पे जाएं, ये देखें, ये हमारे पास नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रही थी, मार्केट सपोर्ट में थी। पर जब ये सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग आई तो ये नीचे इसकी नई सपोर्ट खड़ी थी यहाँ पे 12 आवर पे, ठीक है, ये वाला, ये सही हो गया। ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम 8 आवर पे देखें वहां पे तो नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल नीचे है, हाँ 8 आवर का सपोर्ट लेवल नीचे है, ये 12 आवर का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो 8 आवर के एतबार से मार्केट ऑलरेडी अपनी सपोर्ट में ही है ना, इस चीज़ को समझें कि 12 आवर में मार्केट अपनी न्यू सपोर्ट में आ गई है। आप पर- समझ आइए, क्योंकि 8 आवर पे तो उसने सिर्फ स्वीप किया है। आप ये पर बात 8 आवर सही में हो तो वो गया। ऑलरेडी सपोर्ट में ही है, उसने तो अभी तक हाँ, सपोर्ट सही। वायलेट ही नहीं की, ठीक है। तो 8 आवर में उसको नई सपोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी अपने सपोर्ट लेवल में ही खड़ी हुई है और 12 आवर में वो अपनी सपोर्ट लेवल में आ चुकी है, हाँ, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश हो सकती है यहाँ से, और अब अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया को वो वॉयलेट कर देगी, बिकॉज ये रेजिस्टेंस सिर्फ 12 आवर की रेजिस्टेंस है, 8 आवर पे ये रेजिस्टेंस नहीं है। तो चांसेस हैं कि मार्केट इसको वॉयलेट कर देगी, ठीक है। सर यहाँ एक बात करूँ सर, 8 आवर्स में ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये हमें नजर अच्छा देखे तो नजर तो आ रहा है कि वो नीचे ट्रेड किया है, लेकिन क्योंकि विक की वजह से जो है वो हम इसको ये मानते हैं क्योंकि विक टू विक वो हुआ है तो ट्रेड नहीं हुआ। आमिर भाई, जब मार्केट वै- एक सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है ना, हाँ जी, तो वो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस तभी इसको होता माना है, जाता है। ठीक है। जी जी जी। आप ये लेकिन देखें कि विक यहाँ पे विक मार्केट ने ये नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये पहली हाँ कैंडल के जी, ऊपर एक विक आ गई। अब हमें जो क्लोजिंग चाहिए ना, वो इस विक से नीचे चाहिए तो क्लोजिंग मानी जाएगी। तो ऐसे ही है। यहाँ पे क्लोजिंग इस विक के नीचे भी नहीं आई, एक नई विक आ गई। अब इस नई विक के नीचे जी। क्लोजिंग चाहिए तो क्लोजिंग मानी जाएगी। तो वो 2 विक्स क्रिएट करने के बाद मार्केट चली गई यहाँ से बुलिश, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे नहीं पाई, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। सही है, क्लियर। अच्छा एहसन भाई, आपने जो बोला था कि फेयरवेल अगर यहाँ से हम बाय करते तो इसका टारगेट आपने बताया है कि अगर जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसका 50% एरिया टैप करके नहीं आई हुई मार्केट, उससे पहले गिर गई है, तो फिर मैं उसको एक टारगेट 50% तक का एरिया कर सकता हूँ। कर सकते हैं। अगर वो 50% टैप करके आ गई है तो फिर मैं उससे ऊपर वाला भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उसका जो फाइनल पॉइंट है। हाँ, इसको आप ना क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक वो क्वाड्रेंट्स। ये इसका मिड लाइन है, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट के बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप क्वाड्रेंट वाइज जो है ना टारगेट्स देख सकते हैं। और अभी तो खैर अभी फर्स्ट टाइम मैंने आपको ये इस तरह की बात बताई ना, अभी हम आगे इस फेयर वाली गैप का ज़रा देखेंगे इन डेप्थ एनालिसिस भी, तो आपको पता चल जाएगा कि फेयर वाली गैप्स मार्केट किन किन तरीक़ों से वॉयलेट करती है, ठीक है। क्या ऐसी सही चीज़ होगा। होती है तो मार्केट जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये फेयर वाली गैप वॉयलेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर जब फेयर वाली गैप्स का जो अभी जो आपको चीज़ नोट करनी है ना, वो ये है कि मार्केट इन फेयर वाली गैप्स के मिड लाइन को कैसा रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो अब वो मिड लाइन की रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको फेयर वाली गैप एक्यूरेटली मार्क करना आना चाहिए ना। तो वो क्योंकि ज़्यादातर अवाम जो है ना हमारी फेयर वाली गैप तो सीख गई हुई है कि 3 कैंडल के बीच में फेयर वाली गैप होता है, लेकिन वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है वो उनको पता नहीं है। अब ये वाला फेयर वाली गैप अगर मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे मिड लाइन से रिस्पांस लेती हुई मार्केट नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये फेयर वाली गैप मार्क ही नहीं करना आता और आप ऐसे करके देख रहे हैं इसको, तो आपको मिड लाइन कहीं पे भी रिस्पॉन्ड करती नज़र नहीं आएगी।
इस हिसाब से तो प्राइस मेरे फेयर वैल्यू गैप में भी नहीं आई, और वही बल्कि ना, उसको ठीक ब्रेक है। किया तो और पहली तो वहीं से चीज फिर ये है कि तो आपको ट्रैप कर फेयर ऐसे वैल्यू गैप प्रॉपरली मार्क करना आना चाहिए। मार करना होगा। जब वो प्रॉपरली मार्क करना आ जाएगा आपको, तो उसके बाद आपको प्राइस जो है वो मिड लाइन के ऊपर आपको प्रॉपरली तौर पे रिस्पॉन्स देती नजर आएगी। ठीक है, ठीक हो। सर यहाँ एक बात कहूँ, जी जी 8 आवर्स में तो हमने देखा कि सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हमने समझ लिया, रिस्पेक्ट कर रही है। हमने जब इसको 12 आवर्स में देखा कि वो ऑलरेडी सपोर्ट के अंदर है, ठीक है ना, दूसरे नीचे वाले फेवर वाले में, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग यानी इसके अंदर हमें वो डिसीजन में, यानी कि ये दोनों बातों को जब हम मिलाते हैं तो हमें हमारा ये एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि ये बुलिश ही होगा, क्योंकि दोनों 8 आवर्स में तो सपोर्ट है ही है, हमें पता चल गया। लेकिन इसको जब हम कंपेयर करते हैं 12 के साथ, तो वहां पे भी हमें सपोर्ट ही नजर आ रहा है। तो दोनों को कंबाइन करके हमने नैरेटिव ये बनाया। जी जी, या मार्केट 8 आवर्स में सपोर्ट ही में है काफी ना, था। मार्केट सपोर्ट में है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ आपको समझने वाली थी ना, वो ये थी कि 12 आवर टाइम फ्रेम पे 12 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट की है। कहाँ बोला, ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। यहां पे देखें, ये क्लोजिंग आई हुई है, ये देखें, ये क्लोजिंग है ना आमिर भाई, जी जी, ये क्लोजिंग है। तो जब ये क्लोजिंग है तो मार्केट ने, ये सपोर्ट लेवल था हमारे पास, जब ये क्लोजिंग दे दी तो अब इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ठीक है, पर रेजिस्टेंस जब इस एरिया को बनाया ना इसने, साथ ही नीचे अपनी एक नई सपोर्ट को भी टैप कर लिया। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट क्या इस सपोर्ट लेवल से निचली सपोर्ट पे आके रेजिस्टेंस में जाने के बाद नीचे आना चाहती है या नहीं, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 8 आवर के ऊपर चले गए और वहां पे हमने देखा कि क्या मार्केट ने 8 आवर पे भी ये रेजिस्टेंस बना ली है, मल्टीपल एरियाज पे रेजिस्टेंस बन गया है ये लेवल, या ऐसा नहीं हुआ कुछ। तो हमें पता चला कि भाई 8 आवर के ऊपर तो ये एरिया रेजिस्टेंस नहीं बना। ठीक है, ये लेवल रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ 12 आवर पे, और किसी टाइम फ्रेम पे इस एरिया को कोई भी फेवर नहीं कर रहा, सिर्फ 12 आवर ही कर रहा है। तो हमने ऐसा एज्यूम किया कि अब 12 आवर के ऊपर मार्केट ये रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रही है, या मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया है एरिया पर, साथ ही साथ नीचे 12 आवर की ही सपोर्ट लेवल आ गई है। तो अब मार्केट को ऐसे सपोर्ट लेवल से पुश लेने के बाद देयर इज अ चांस कि मार्केट अपना ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ब्रेक कर दे। और वो उसने किया। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी जी, थोड़ा म्यूट कर लो। तो ये था हमारा 8 आवर का टाइम फ्रेम और 12 आवर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 6 आवर टाइम फ्रेम पे। सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी शायद, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जी जी है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। 6 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो मार्केट ने इस हाई से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पर स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद 6 आवर पे भी यहाँ पे हमें स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग मिल रही है, और इस स्विंग लो से भी नीचे हमें क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो ये स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग का मतलब है बुलिशनेस, स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग का मतलब है बेरिशनेस।
ठीक है, बिल्कुल सादी जुबान में कि मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मार्केट बेरिश हो रही है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो हमें पता चल रहा है भाई यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, और जब वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है तो फिर कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 के बीच में जो ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है उसकी जो बाउंड्री है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इस फेयर वैल्यू गैप में तो मार्केट 6 आवर टाइम फ्रेम में नहीं आई, ठीक है। तो 6 आवर टाइम फ्रेम में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे ट्रीट नहीं हो रहा। हम यहाँ पर आ जाते हैं और इधर देखते हैं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है यहाँ तक है, तो इस एतबार से भी फेयर वैल्यू गैप तो सपोर्ट बना हुआ है। अब हमने सिर्फ मार्किंग एक्यूरेटली करनी है, तो हम वॉल्यूम इम्बैलेंस को देख लेते हैं कि क्या नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें नज़र आ रहा है कि है, और ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी हम देख लेते हैं। ऊपर भी है, तो ये बन गया आपका फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग के बाद इसको रेजिस्टेंस बना चाहिए था और ये रेजिस्टेंस के तौर पे इसने ट्रीट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली इसने रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे भी ट्रीट नहीं किया, पर कोई मसले की बात नहीं। ऊपर देखते हैं, अब मार्केट ने ये स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग कहाँ पे दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। क्या किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद मार्केट नीचे आई है? तो वो हम देख लेते हैं। कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये वाला। असल में ना सर इसमें ये ये पिछली कैंडल वॉल्यूम से नहीं लेंगे, पिछली कैंडल से नहीं लेंगे सर जी ये जो पीछे रेड वाली कैंडल है ऊपर से सेकंड, उससे नहीं लेंगे फेयर वैल्यू गैप। देखिए 3 कैंडल्स आपने लेनी है ना, डिफरेंट कैंडल्स ले सकते हैं। एक तो हमारे पास ये जो कैंडल नंबर 1 ये हो गई, ये ग्रीन हो गई 2 और ये हो गई 3, ठीक है। और सर और ऊपर से दूसरा अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं, कैंडल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये भी ले सकते जी हैं। ये तीनों ले सकते जी हैं, जी दोनों तरीकों से लिया जा सकता है फेयर वैल्यू गैप। और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो ख़ास बात है ना वो ये है कि ये बेसिकली मेरे ख्याल से हमारे पास इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा जाता है न्यू डे ओपनिंग गैप, कि एक दिन जब क्लोज होता है ना ठीक ठीक उसके बाद अगला दिन जो ओपन होता है वो काफ़ी बड़े गैप से होता है, ठीक है। आईसीटी इसको न्यू डे ओपनिंग गैप कहता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो भी शामिल है, उसको इंशाल्लाह हम डिटेल बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप, आप ठीक कह रहे थे कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस को देख लें। इसमें ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, तो यहाँ से हम फर्स्ट कैंडल की लो से इसको मार्क कर लेंगे और थर्ड कैंडल के हाई और वॉल्यूम इम्बैलेंस या न्यू डे ओपनिंग गैप शामिल करने के बाद जब हम इसको आगे ड्रैग करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट ने इस एरिया के अंदर ये टैप किया है, और टैप करने के बाद फिर मार्केट ने स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 आवर का रेजिस्टेंस एरिया है।
अब इस 6 आवर के रेजिस्टेंस एरिया को अब देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लें कि मार्केट ने ये वाले एरिया के नीचे क्लोजिंग देने के बावजूद बुलिश हो गई, क्योंकि हमारे पास ये नीचे 12 आवर का गालिबन सपोर्ट एरिया आ गया था। नहीं, हाँ, 8 आवर एंड 12 आवर का हमारे पास सपोर्ट एरिया था, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन ले लिया था। ऑल्दो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है सपोर्ट लेवल से नीचे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिएक्शन दे दिया। इस एरिया को मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको रिक्लेम्ड सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन इसने रिक्लेम्ड सपोर्ट जो है ना बड़ा एक डिफरेंट अंदाज में दिया है। वो कैसे, ये देखें, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट इस रिक्लेम्ड सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आएगी और हमें यहीं से फौरी तौर पे रिएक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना मार्केट ने इस एरिया के नीचे विक्स क्रिएट करने के बाद रिएक्शन दिया है यहाँ पे। तो ये रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे इसने काम ज़रूर किया है, ऐसा नहीं कि इसने नहीं किया रिक्लेम्ड सपोर्ट के तौर पे काम इसने किया है। और काम इसने देखिए कहाँ तक किया है, यहाँ तक काम किया है, क्योंकि देखें इस लेवल से नीचे इसने विक क्रिएट किया है, इस विक के नीचे दोबारा क्लोजिंग नहीं आई, ये विक आई है, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो काम इस 6 आवर एरिया पे जो हो रहा था, ये बेसिकली ये वाला सारा काम रिक्लेम्ड सपोर्ट की वजह से हो रहा था। एंड इवेंचुअली मार्केट ने जब यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है, तो फिर मार्केट ने वो रिक्लेम्ड सपोर्ट का एरिया जो है ना वो वॉयलेट किया है। लेकिन उससे पहले ये वाला जितना भी काम मार्केट की जो बुलिशनेस जो हमें नज़र आ रही है, वो 6 आवर की रिक्लेम्ड सपोर्ट की वजह से नज़र आ रही है, ठीक है। विक वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को समझ में आ गई है कि विक के नीचे क्लोजिंग क्यों ज़रूरी होती है वगैरह वगैरह, जो भी पूरी हमने डिस्कशन की है। जी सर। जी हसन भाई, वो क्लियर है। ओके, अब आप ये देखिए कि मार्केट ने दोबारा इस स्विंग लो से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या मार्केट यहाँ पे कोई नई रेजिस्टेंस तो नहीं क्रिएट करके आई, हमें ये देखना है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप एडिशनल, कोई भी यहाँ पे नया फेयर वैल्यू गैप ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसने प्राइस को इस लेवल से नीचे पुश किया हो। हमें जो नज़र आ रही है रेजिस्टेंस, वो यही वाली नज़र आ रही है कि मार्केट इसी एरिया में वापस गई थी और यहाँ से रिएक्शन लेने के बाद स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई। यहाँ पे फ़िलहाल कोई मार्केट ने नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया, और अगर कोई किया भी है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट, तो पहली बात तो किया ही नहीं है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और अगर किया है तो उसको मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं बनाया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल यही वाला है। अब जब मार्केट ने इस एरिया को यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर, तो इसको आइडियली क्या बनना चाहिए था, सपोर्ट बनना था, सपोर्ट बनना चाहिए था। लेकिन जब मार्केट ने इसको सपोर्ट के तौर पे ट्रीट नहीं किया और दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अभी क्या बनेगा, रेजिस्टेंस, रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस, और मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे बेरिश हो, ठीक है। अच्छा हसन भाई, अगर हम यहाँ से इसको बेरिश देख रहे हैं, तो नीचे तो फिलहाल हमारे पास अभी कोई भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल नहीं ना। अब जहां तक गई है मार्केट, मतलब जहां आपने ये व्हाइट लाइन लगाई है, यहाँ तक हम टारगेट तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल तो यहाँ पे अभी कोई सपोर्ट नहीं है। जब हमारे पास सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, आप ये देखें कि पहली चीज तो ये है कि 6 आवर के टाइम फ्रेम को अगर आप देखें तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, जिसमें मार्केट टैप करने के बाद ये स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे ये सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, इसने कौन से स्विंग से ऊपर ट्रेड की क्लोजिंग दी है? देखो ना, ये स्विंग हाई नहीं है, पिछले में ये तो ऐसा वही पिछला है ना, पिछला क्या मतलब? तो अब ये वैलिड फेयर वैल्यू रहेगा, गैप है, इसने तो नहीं ना की? वैलिड रहेगा वहीं पर। क्या कह रहे हो? ये जो आपने फेयर वैल्यू गैप नीचे वाला मार्क किया है, इसमें प्राइस आई है, अब इसने तो किसी स्विंग से ऊपर ट्रेड नहीं ना किया, वो तो जो क्लोजिंग आई है, भाई यहाँ यहाँ से पे कंफ्यूज हो ये गया क्लोजिंग थोड़ा। आ चुकी है, ये देखें इधर, ये देखें इधर, गलत देख रहे हैं आप। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इधर क्रिएट करके ये इसमें टैप किया यहाँ पे, ये मैं इस अच्छा, टैप की ठीक बात है, नहीं वो कर रहा, मैं इस टैप की बात कर रहा हूँ। सही है, वो ना ब्लैक है ना स्क्रीन, तो वो सही छोटी सी नजर नहीं आया, ठीक है मैं समझ गया, वो मैं इसको ले रहा था दूसरे वाले को कि इसने तो किसी से ऊपर ट्रेड। हाँ ठीक बस है, सही है, हमारे पास सपोर्ट आ गई है। तो ये सपोर्ट है। ठीक हो अब गया। अगर ये सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस क्या है? ये रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस है। ये तो ये क्या ये ऊपर आपको गारंटी है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी? नहीं गारंटी, गारंटी शरंटी कोई नहीं। तो आप, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि भाई ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो यहां से लेके यहां तक तो ट्रेड हो सकती है ना। जी ये सही है। अब मार्केट अगर रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको वॉयलेट कर जाती है तो गारंटी तो ना हुई ना, लेकिन लेवल टू लेवल तो हमें पता है ना कि भाई ये रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके बीच में ट्रेड हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। जब यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पे, तो हमने कहा भाई ये रेजिस्टेंस है रिक्लेम्ड, यहाँ से मार्केट नीचे सपोर्ट तक जा सकती है। सेल हो गई, सपोर्ट लेवल से आपने बाय किया, कहां तक किया? रेजिस्टेंस तक, तो आपकी बाय हो गई। ठीक है, एटलीस्ट आपको 2 ट्रेडें तो मिलती है ना। ऐसे ही। तो ये वाला लालच नहीं करना हमने कि क्योंकि मैंने लाइन लगा दी है तो आप कहेंगे कि जी मार्केट ने इधर ही आना, इधर मार्केट ने नहीं आना। आपने लेवल टू लेवल चलना है और बीच में फेयर वैल्यू गैप्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी बने हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल सही हो गया। नहीं वो नजर ही नहीं, वो उसमें तो पता ही नहीं चला, मैं इसलिए कह रहा था कि वो यहाँ पे तो सपोर्ट मिल गई है, तो मैं जाहिर सी बात है इसको टारगेट देखूंगा पहला। हाँ, यहाँ से देखूंगा कि क्या करती है प्राइस। अच्छा, अब आप ये सही हो। देखें कि मार्केट ने ये स्विंग लो और ये स्विंग लो दोनों के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ऐसा कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जिसने मार्केट को पुश किया यहाँ तक? तो वो आपको नजर आएगा, देखते हैं यहाँ पे है वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, पर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ना वॉयलेट कर दिया। देखें इस पे विक्स आ गई। अगर यहाँ पे ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस होता ना तो हम इसको इंक्लूड कर लेते और ये फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस बन जाता, लेकिन अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप मेरे लिए कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है 6 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और क्या 6 आवर टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट है हमारे पास? तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं है। और हमारे पास ऑर्डर फ्लो को अगर हम देख लें तो लास्ट बेरिश मूव वो हमारे पास यहाँ पर है, ये वाली। तो 6 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो यही वाला ही है, रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस लेवल ही है और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से आप एब्जॉर्ब कर लें। मेरे ख्याल से तो इससे ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए, वरना जो राब्ता है ना वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का वो आपसे मिक्सअप हो जाएगा। तो भी फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं।
6 आवर तक रखते हैं। आज हमने आप नई जो टाइम फ्रेम्स हैं वो 8 आवर एंड 6 आवर वो देखे हैं, और हमने स्पेसिफिकली ये वाला एरिया ही सिर्फ अभी तक हमने एनालाइज किया है अप्रैल से लेकर मई तक। अप्रैल एंड मई ऑलमोस्ट ये 2 महीने का तकरीबन डेटा है जो हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की है। तो हम आगे और जो फर्दर पिछला डेटा है उसको सबको एनालाइज कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें। सर ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम देखने यहाँ पे जो हमें लास्ट वाली हुई है, इसको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए हम 8 आवर्स पे क्यों नहीं गए जाके? वहाँ पे भी देख सकते हैं ना कि हमें यहाँ पे तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ये रेजिस्टेंस, ये फेयर वैल्यू गैप। तो क्या ये हमें वहाँ पे नजर आएगा या वहाँ पे हमें हायर टेम्परेचर पे ये नजर नहीं, या उसमें इससे भी क्रॉस कर गया होगा इसकी भी जो? आमिर भाई समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन मुझे। अगेन सर, आपने कहा ना कि ये रेजिस्टेंस जो है वो क्योंकि प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसको हम 8 आवर्स पे हायर टेम्परेचर में जाके क्यों नहीं देखते? देखिए ना, किसने कहा नहीं देखते? अच्छा ठीक है, जब बनाएंगे फिर बना चुके हैं। 8 आवर हम गुजार रहे हैं, अभी हम 6 आवर पे हैं। सर ये जो 6 आवर में रेजिस्टेंस है सबसे ऊपर, हाँ इसके ऊपर वाली भी बहुत दूर तक रेजिस्टेंस है, जो फेयर वैल्यू गैप इससे ऊपर वाला है। इससे ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस बना है, मार्केट इसमें टैप करने के बाद इवेंचुअली नीचे आ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बन गया रेजिस्टेंस। ये ताज तक बना है सर जी, अब तक का सबसे रिसेंट यही है। जी जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी हम आगे तक गए नहीं है ना। अभी जहाँ तक मैं आपको लेके आए वहीं तक ही रुके। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपको बाकी रेजिस्टेंस भी नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे फोकस करें। अगर आप, मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। वो आपकी ना एक अपनी ख्याली दुनिया एक अपने ख्यालों में बनती रहेगी, और आप बस वो परियों की ना वो एक दुनिया में घूमते रहेंगे। तो ज़रा उसे बाहर आए, ट्रेडिंग में आ जाए। हकीकत में आना है। ठीक है भाइयों, तो इस को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करें। जी मैम, आप नोट करें इनको। वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड हो गई हुई हैं, और वो लास्ट भी आपके साथ शेयर कर दी हुई है, ये भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी आपके साथ। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर मार्किंग करते रहें, और ताकि आपको ये फेयर वैल्यू गैप्स है ना अच्छी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाए। सर मिनिमम किस टाइम तक करना है ये मार्क? अभी जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए हैं, सिर्फ आपने यही करना है। ठीक है सर। जो मैं आपको रोज़ करवा रहा हूँ ना, जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में हमने 12 आवर तक के टाइम फ्रेम्स कवर किए थे, अब 12 आवर से आगे मैं 8 आवर एंड 6 आवर आपको करवाया है। ठीक है, तो अब आगे 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर के ऊपर जब हम आएंगे, और फिर उसके बाद इन्हीं लेवल्स पे हम एंट्रीज निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका बेसिकली कंप्लीट ये लूप जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। ठीक ठीक। अभी तो ये बड़ा ओपन एंडेड सा लग रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ट्रेड कैसे करनी है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। जब वो ट्रेड एंट्री तक पहुँच जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अब हमारे पास जो है ना वो लूप क्लोज हो गया। अब आपके पास हर चीज़ क्लोज्ड एंडेड है, ओपन एंडेड कुछ नहीं है। ठीक ठीक, शुक्रिया। एहसन भाई, इसको अब हम बैठ के टेस्ट करते हैं। अगर तो अब हम, आपने हमें 8 आवर और 6 आवर तक पढ़ा दिया, तो अब हम इन दो टाइम फ्रेम को ही चेक करें कि यहाँ पे 8 आवर क्या कर रहा है, 6 आवर। अपने तौर पे आप बेशक करें, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि जो लोग अभी ये कॉन्सेप्ट जिन लोगों के लिए नया है वो आहिस्ता ही चलें। ठीक है, चलें बेहतर, वो 6 आवर तक रुकें, क्योंकि वो फिर एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जिस तरह अभी आमिर भाई क्वेश्चन कर रहे थे कि ये वाला रेजिस्टेंस 8 आवर पे हम क्यों नहीं देख रहे, हालांकि 8 आवर पे तो हम देख आए हुए हैं। तो वो अभी वो ये इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा ना, समझ आने में।
तो फिर सही ये हो गया। आपको जब इतना समझ में आ जाएगा कि आपको ये फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करिए बगैर आपको नज़र आने लग पड़ेंगे, तो वुड बी द टाइम कि आप कहेंगे कि जी अब मुझे चीज़ जो है अच्छी तरीके से समझ आ गई है। लेकिन जब तक नहीं आई तब तक हमें इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है, पहले समझने में, फिर आइडेंटिफाई करने में, मार्क करने में, इनको नोट करने में अपने नोट्स में। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतर हो। जी असल भाई एक सवाल था ये जी आसिफ भाई। ये इससे पीछे तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा ना फेयर वैल्यू गैप, वो किसी न किसी हाई स्विंग लो हाई के ऊपर नीचे ट्रेड हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि आपने एफईजी मार्क किया है, लेकिन इसके लिए आपने बोला कि ये पीछे वाला जो एक है ना उसके स्विंग हाई उसके ऊपर उसने ट्रेड करवाया, तो ये मुझे समझ नहीं आया, इसको हम कहाँ कैसे पे देखेंगे? दोबारा बताएं आसिफ भाई, किधर? ये जो बड़ा ऊपर वैल्यू मार्क किया ना, इसके नीचे ही दरमियान में, ये वाला? हाँ इसके नीचे ये वाला, कि इसने पीछे वाले जो स्विंग हाई है इसको इसके ऊपर ट्रेड करवाया, ये आप बात कर रहे थे। मुझे इसकी समझ नहीं आई कि हम इसको कैसे फिर देखेंगे, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप बना है, इसके अंदर वेक लगी है, ये ऊपर चला गया। अच्छा ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ये कैंडल नंबर 1 है हमारे पास, ये वाली, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जी है, बिल्कुल ऐसे ही। इन तीनों की मदद से फेयर वैल्यू गैप बन गया, जी बन गया। और ये हमारे पास स्विंग हाई है, स्विंग हाई जी है। मार्केट जी। इस स्विंग हाई से ऊपर यहाँ पे देखें क्लोजिंग आ गई, ये पहले विक आई थी, फिर विक के ऊपर क्लोजिंग आ गई है ये। क्लोजिंग आ गई है। तो जब भी मार्केट स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है या स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम ढूंढना शुरू कर देते हैं भाई किसने फेंका है प्राइस को ऊपर या नीचे। ठीक। तो इस स्विंग हाई से ऊपर प्राइस जब गई है तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया भाई किसने फेंका है, तो हमें पता लगा इसने फेंका था। यहाँ पे मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई और स्विंग हाई से ऊपर चली गई, तो हमें पता चल गया भाई ये सपोर्ट है। जी ठीक है। मैं ये देख रहा था कि जो वो साथ ही फेयर वैल्यू गैप होते हैं जो ऊपर फेंकते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि ये किसी भी लेग में साथ हो सकता है, जो इसको ऊपर ट्रेड कराएगा वो जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो हमारा काम का होगा। आसिफ भाई ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है मिसाल के तौर पे 6 आवर टाइम फ्रेम का, ये वाला कैंडल नंबर 1 2 3, इसमें प्राइस कब वापस आई है? 1 2 3 चौथी कैंडल पे आई है। ठीक है जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे पहली कैंडल पे ही आ गई है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है पहली पे आए या चौथी पे आए? जी ठीक हो गया। फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद उसने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर दी है बस। जी ठीक, आप समझ आ गई मुझे। जी ठीक हो गया। सर इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, इसमें थर्ड वाले में यहाँ पे ये वाला नीचे। इसकी बात जी, करें जी, ना ये। यहाँ पे, हाँ जी, कर जी, ले मार्क, जी। तो मैंने वैसे आपको बताया हुआ है। जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस है वो आपने वॉल्यूम में बैलेंस समेत मार्क करना है। वो तो मैंने सईद भाई के क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि जब मार्केट ने इधर से रिक्लेम्ड रेजिस्टेंस ली है तो हम ये वाला एरिया टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, उनका क्वेश्चन ये था। उन्होंने कहा था जी कि मैंने यहाँ से अगर मैं सेल करूँ और सीधी यहाँ तक सेल कर दूँ तो ये पॉसिबल है, तो मैंने कहा था नहीं भाई ये बीच में सपोर्ट लेवल है, आप कैसे कर सकते हैं सेल यहाँ से लेके यहाँ तक। तुक्का लग जाए अलहदा बात है, लेकिन अब बस ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बता दे कि भाई ये सपोर्ट टूट जाएगी। जब तक ये सपोर्ट टूटेगी नहीं तब तक ये वाला एरिया टारगेट नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा लास्ट आपने स्विंग बनाया, स्विंग लो से ऊपर फेयर वैल्यू देखेंगे जिधर जिधर भी आते भाई फेयर वैल्यू गैप्स है ना, वो आपने अब आइडेंटिफाई करने हैं। इसको पहले अच्छी तरह से समझ लें, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स भी दे रही हैं, स्विंग हाइज लोज भी दे रही हैं, अच्छी तरह से ये समझ लें। उसके बाद आप ना फिर इस एरिया में अगर मैंने कोई फेयर वैल्यू गैप मिस किया है उसको मार्क करके फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बस ये वाला पूछ रहा था मैं, जो लास्ट आपने मार्क किया है ना, ये जो 2 लाइनें आ रही है इससे ऊपर वाला स्विंग लो जो मार्क किया है, ये वाला। जी जी ये हाँ, इस
इससे ऊपर देखेंगे इस फेयर वैल्यू गैप स्विंग लो पे। आप कह रहे हैं ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप कह रहे हैं ना, ये वाला, जी 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 इसकी बात करें ना आप? जी। अच्छा, इसमें नीचे वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है और ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक, और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद किसी स्विंग लो से नीचे जाना चाहिए था ना। स्विंग लो से नीचे तो पहले ही मार्केट आ चुकी हुई है, ये देखें आ चुकी है, पहले फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले ही आ चुकी है। जब इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया मार्केट ने तो उसके बाद किसी स्विंग लो से नीचे गई है? यहाँ पे कोई स्विंग लो है? नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो बना, मार्केट उसमें आई भी, नीचे गई भी, पर इसने कुछ काम नहीं किया जो काम हम देखना चाहते हैं। और वो काम क्या है कि मार्केट किसी स्विंग हाई लो से ऊपर या नीचे चली जाए। ठीक है, ठीक है। अगर मार्केट इसको टैप करने के बाद ना ये स्विंग लो था, ये इसके नीचे आ जाती ना ये, तो हम कहते कि भाई अब वो रेजिस्टेंस बन गया ये वाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एक आपने एंट्री लेने का वो बताया था, चेंज चोंच इंड्यूसमेंट। अभी पहुंचेंगे वहाँ पे, आते हुए पहुंचेंगे, आराम से पहुंचेंगे, अभी जल्दी नहीं है, पहले ये समझ लें। ठीक है, ठीक 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 है भाइयों, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। फिर इस चीज़ को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लें। मैं कोशिश करूँगा आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आप फिर इसको एनालाइज कर सकें अपने एंड पे। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।